जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निशा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स, थर्ड वीक ऑफ जून 2024 के करंट अफेयर्स। बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर मंथ है जब 18वीं लोकसभा शुरू हुई है, नया मंत्रिमंडल बना है और बहुत सारी इंटरनेशनल न्यूज़ यहाँ पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं संदीप बंसल, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ, आपका स्वागत करता हूँ टीम निष्ठा प्लेटफॉर्म पर। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ से। पहली न्यूज़ है, इंडिया सेट टू बी द 6th कंट्री टू हैव इट्स ओन डीप सी मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट। भारत जो है दुनिया का छठा ऐसा देश बनने जा रहा है जिसका अपना डीप सी मिशन होगा। ठीक है जी। इसका नाम जो है मत्स्ययान 6000 रखा गया है। मत्स्य जो है भगवान विष्णु का पहला अवतार, 10 अवतार में से पहला अवतार मत्स्य, मछली। तो यहाँ पर डीप सी मिशन। अब डीप सी मिशन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, इंडियन ओशन में बहुत सारे मिनरल्स हैं, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं, मिनरल्स हैं जो कि काफ़ी स्कैटर्ड फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं। अब इनको एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है इस पर्टिकुलर डेप्थ पे 3000 से 6000 मीटर तक की डेप्थ पे जो प्रेशर है, जो वाटर प्रेशर है, कह लीजिए, वो बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पर सरवाइव करना, वहाँ पर कह लीजिए मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा चैलेंज है। तो यहाँ पर इंडिया जो है छठा ऐसा देश हो गया है। सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ अर्थ साइंसेज, दैट इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अनाउंस इंडिया सेट टू बिकम द 6th कंट्री जो है। ये न्यू दिल्ली में टू डिस्कस द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज 100-day एक्शन प्लान, उसमें ये बताया गया। खैर ये पहले से भी है, इट इज नॉट सो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजीज मत्स्ययान 6000 इज अ की डेवलपमेंट इन दिस मिशन। और यहां पर इंपॉर्टेंस क्या है? इंडियन इकोनॉमी के लिए इसकी इंपॉर्टेंस है, ब्लू इकोनॉमी के लिए इसकी इंपॉर्टेंस है, और जो हमारी डिपेंडेंस है फॉर द रिसोर्सेज, मेटालिक रिसोर्सेज या मिनरल रिसोर्सेज, उसके लिए हमारी दुनिया भर के देशों पर जो डिपेंडेंस है वो भी कम होगी इन द फ्यूचर। ठीक है जी। तो यहां पर जो है ये पर्टिकुलर डीप सी मिशन जिसका नाम है मत्स्ययान 6000, सीधा सीधा आपका क्वेश्चन बनता है। ब्लू इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो ब्लू इकोनॉमी में स्मार्ट शिपिंग की बात करते हैं। देखो, ब्लू है पानी, ठीक है, तो पानी से रिलेटेड, ओशन से रिलेटेड दुनिया भर की 800 करोड़ की पॉपुलेशन में से ये लगभग कहा जाता है कि 300 करोड़ की पॉपुलेशन जो है दुनिया भर में वो कोस्टल एरियाज में रहती है। तो वहां पर उनकी जो इकोनॉमी है या कह लीजिए उनका जीवन शैली है वो कोस्टल एरियाज पर डिपेंडेंट है। कोस्टल एरियाज कितने साफ सुथरे हैं, स्वच्छ हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो इसी को लेकर जो है ब्लू इकोनॉमी की बात की जाती है कि ये इंक्लूसिव और होना चाहिए, स्मार्ट शिपिंग होनी चाहिए, जॉब्स क्रिएट करे, पॉवर्टी कम करे। इसके अलावा सस्टेनेबल फिशरी होनी चाहिए, सस्टेनेबल टूरिज्म होना चाहिए जिसको इको टूरिज्म भी कहा जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं, इलीगल फिशिंग को रोक सकते हैं। तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट जो हैं ब्लू इकोनॉमी में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से एक और एस्पेक्ट है यहाँ पर सिल्वर इकोनॉमी। सिल्वर इकोनॉमी क्या है वो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे। सिल्वर इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका एक बार पेपर में पूछा गया है, किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं, वर्ल्ड बैंक पार्टनर्स विद चेन्नई फॉर जीरो वेस्ट गोल। देखो, ये जो पर्टिकुलर मंथ की, जून मंथ की जो करंट अफेयर्स हैं, इनमें ना बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ हैं। ठीक है, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, विश्व पर्यावरण दिवस होता है। 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस होता है। और इसके अलावा भी जो है बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं जो कि आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी पर फोकस शो करती हैं, और ये सीधा सीधा फोकस आपका एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। तो इसी से रिलेटेड अगली न्यूज़ है, वर्ल्ड बैंक ने पार्टनर किया है चेन्नई के साथ फॉर जीरो वेस्ट गोल। अब ये जीरो वेस्ट गोल है क्या, देख लेते हैं। देखो, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हम असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन को टू अचीव सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट इन द सिटी। देखिए, लगभग इंडिया के सारे सिटीज में, बड़े शहरों में ये प्रॉब्लम फेस होने को देख रही है, मतलब फेस कर रहे हैं सारे के सारी सिटीज, जिसमें ये देखा जा रहा है कि जो वेस्ट डिस्पोजल है वो बहुत एफिशिएंट नहीं है। अगर आप जैसे कि दिल्ली की बात करें तो चंडीगढ़ से आप दिल्ली जब एंटर करते हैं या दिल्ली एंटर करते हैं सोनीपत पानीपत से, तो एक बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ आपको देखने को मिलता है। वो एक
कह लीजिए एक लैंडमार्क बन चुका है कि हाँ जी, जैसे वो कूड़े का पहाड़ दिखेगा तो मतलब दिल्ली एंटर कर गए हैं आप। एक छोटा सा एग्जांपल है, इसी तरीके की कहानी लगभग लगभग बड़े शहरों में सब जगह आपको देखने को मिल रही है। अब ये अपने आप में सस्टेनेबल सिटीज की जो हम बात करते हैं वो उसकी तरफ हम नहीं हैं, और दुनिया भर के बहुत सारे डाटा ये कहता है कि लिवेबल इंडेक्स में, लिवेबिलिटी में भारत के जो शहर हैं, बड़े शहर हैं, वो बहुत ज़्यादा पीछे आते हैं। आज के भी न्यूज़ में हम कुछ ऐसे इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। सो सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट है, डिस्कशंस हैव बीन मेड held with the officials of state government and GCC regarding the solid waste management initiative। इसमें मकसद क्या है? The goal is to cease waste dumping in कौदुनग्यार बाय 2026। एक पर्टिकुलर जगह है जहां पर वेस्ट को डंप नहीं किया जाएगा। इंप्लीमेंट मेजर्स टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट सेंट टू लैंडफिल्स और इंसिनेटेड। अब देखो एक प्रॉब्लम क्या आता है, यहां पर मीथेन गैस का एमिशन होता है, पॉइजनस गैसेस का एमिशन होता है, जो कि अपने आप में वहां के स्थानीय लोगों के लिए दिक्कत है, ओवरऑल एनवायरनमेंट के लिए दिक्कत है। रिगार्डिंग द वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बात करें, 1944 में बना था, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। करंट प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के डेविड माल्पोज, ठीक है। एमडी और सीएफओ हैं अंशुला कांत। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया सिट्स आउट यूक्रेन पीस समिट कॉम्निक। यहां पर जो है यूक्रेन को लेकर बातचीत हुई। सो कॉम्निक साइंड बाय 80 कंट्रीज एम्फेसाइज्ड कि यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाना है, बट इंडिया ने इस कॉम्निक पे, मतलब या कह लीजिए इस समिट में जो डिक्लेरेशन थी उस पर साइन नहीं किया है, ठीक है जी। शुड फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द एनी पीस एग्रीमेंट। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना ये एक केंद्र बिंदु होना चाहिए जो भी डिस्कशन होगी रशिया के साथ पीस एग्रीमेंट को लेकर। न्यू दिल्ली एडवोकेटेड फॉर बोथ। भारत ने कहा है कि दोनों को, यूक्रेन और रशिया को, किसी भी तरीके से वॉर में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, टू बी इन्वॉल्व इन, ठीक है, फॉर बोथ यूक्रेन एंड रशिया टू बी इन्वॉल्व इन एनी सक्सेसफुल पीस इनिशिएटिव। ये जो जॉइंट कॉम्निक है 79 नेशंस ने यहां पर इसको बातचीत की, कंक्लूड किया। अंडरस्कोर द इंपॉर्टेंस ऑफ यूक्रेन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। इंडिया के साथ और भी कई देश थे जिन्होंने इस कॉम्निक पे या इस डिक्लेरेशन पे साइन नहीं किया। सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मैक्सिको, यूएई। ब्राजील अटेंडिंग द समिट एज एन ऑब्जर्वर ऑल्सो रिफ्रेन्ड फ्रॉम साइनिंग दिस जॉइंट कॉम्निक। तो ये एक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को दर्शाता है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। स्विट्जरलैंड 15-16 जून को हुआ, बट इंडिया ने इस पर्टिकुलर जॉइंट डिक्लेरेशन पे साइन नहीं किया। इंडिया का देखो, इंडिया कहीं ना कहीं इसमें बैलेंस आउट करके चल रहा है, ठीक है। रशिया को और यूक्रेन को बैलेंस आउट करके चल रहा है। आगे चलते हैं, चाइना का ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स अगेंस्ट ताइवान। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है, इसको प्लीज मेरी तरफ से मार्क कर लीजिएगा। ये क्या है, ये ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स? देखो, किसी भी देश के, दो देशों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको 3 स्टेजेस में डिफाइन किया जा सकता है। पहली स्टेज क्या है? पहली स्टेज है जब उसके साथ कंप्लीट पीस है, मतलब कोई लड़ाई नहीं है, कोई युद्ध नहीं है, कंप्लीट पीस है। लास्ट स्टेज क्या है? उसके साथ एक वॉर लाइक सिचुएशन है, वॉर है एक्चुअली, युद्ध चल रहा है, ठीक है, एक प्रॉपर आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हो रहा है। अच्छा, अब एक बीच की सिचुएशन है, सेकंड स्टेज है। सेकंड स्टेज में क्या होता है कि ना तो पीसफुल लाइक सिचुएशन है और ना ही वॉर है, बट एक कन्फ्लिक्ट का जोन चल रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें आप कह लीजिए, मान के चलिए इको वॉर, ठीक है जी, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है। आप इस तरीके से वॉर गेम्स कर रहे हैं बॉर्डर एरिया पे, दर्शा रहे हैं कि हाँ जी हम जो है कभी भी अटैक कर सकते हैं, दूसरा देश हमेशा अपने टोज पर है। फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा, लीगल वॉर चल रहा है, पॉलिटिकल वॉर चल रहा है, प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, ठीक है जी, हाइब्रिड वॉर चल रहा है, इंफॉर्मेशन वॉर चल रहा है। ये एक सिचुएशन ऐसी है, ना इसको हम वॉर लाइक सिचुएशन कह सकते हैं और ना ही पीसफुल सिचुएशन कह सकते हैं। तो जो चाइना की टैक्टिक्स ताइवान के साथ चल रही हैं वो कुछ इसी तरीके से चल रही हैं। वो एक्टिव वॉर में अभी इंगेज नहीं होना चाह रहा, बट वो सिचुएशन को नॉर्मलाइज नहीं चाहता है। मतलब ताइवान जो है रिलैक्स होकर नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसको उसके आसपास, मतलब उस ताइवान के आइलैंड के आसपास में बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ड्रिल्स हैं, वो जो है यहाँ पर चाइना कंडक्ट कर रहा है। उसके अलावा इंफॉर्मेशन वॉर चल रहा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मतलब बार बार इस तरीके की स्टेटमेंट देना कि ताइवान जो है हमारा इंटेग्रल पार्ट है, अगर वो मानता है तो ठीक है, नहीं तो हम
फोर्सफुली जो है ताइवान को चाइना का पार्ट बनाएंगे, तो ये सीधा सीधा साइकोलॉजिकली यहां पर ताइवान को हिट करने की कोशिश कर रहा है। सो चाइना इज एम्प्लॉइंग दिस पर्टिकुलर ग्रे जोन वॉर टैक्टिक्स aimed at frustrating the island's leadership. So इसमें क्या आता है, ऑडियो विजुअल्स डिपिक्टिंग इन्वेजन सिनेरियोस, मतलब इस तरीके की वीडियोस दिखाई जा रही हैं कि हम अगर ताइवान पे अटैक करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से हमारे एयरप्लेन्स जाएंगे, नेवी जाएगी, अटैक करेगी, इस तरीके से हम इसको कैप्चर करेंगे। तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। China applies sustained pressure through military sorties, cognitive warfare tactics और diplomatic also। कोई देश जो भी ताइवान के साथ बातचीत कर रहा है उसके साथ जो है उसको एक मैसेज देना कि ताइवान जो है हमारा पार्ट है, आप डायरेक्टली उनसे बात नहीं कर सकते। इन्वॉल्विंग मिक्स ऑफ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल मेथड्स, इट इज़ अ स्पेस बिटवीन पीस एंड ओवर्ट कन्फ्लिक्ट। तो पीस और वॉर के बीच की एक सिचुएशन ये स्टेज कही जाती है। इसमें साइबर अटैक हो सकते हैं, इकोनॉमिक कोअर्जन हो सकता है, डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन, प्रॉक्सी फोर्सेस आप कह सकते हैं। अब इसी कंटेक्स्ट को अगर मैं रिलेट करूं इंडिया पाकिस्तान के साथ भी, आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, कि वॉर भी नहीं है, पीसफुल सिचुएशन भी नहीं है। कहीं ना कहीं हम भी अगर देखें तो पाकिस्तान के साथ कुछ इस तरीके की सिचुएशन जो है रहती है। तो कई बार कोशिश की गई है कि एक पीसफुल सिचुएशन क्रिएट की जाए, बट ये आपको हमेशा से ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं इंडिया पाकिस्तान के साथ भी आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आपका इंडिया इटली एनहांस ट्रेड डिफेंस टेक टाइज बूस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। यहाँ पर इंडिया और जो इटली है वो जो है कह लीजिए अपने रिश्तों को आगे लेकर जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मेट हिज काउंटर पार्ट, इटालियन काउंटर पार्ट, जिसमें पहली बात कही गई फ्री एंड फेयर ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन की जहां बात आती है मतलब टारगेट चाइना है, ठीक है, सीधा सीधा क्लैरिफिकेशन है इंडिया। और यहां पर इटली ने कहा है कि हम इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि अगर ये इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा तो इसका सीधा सीधा बेनिफिट इटली को भी होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने अपने रिलेशंस को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर एलिवेट किया है, ठीक है जी। इटली हैज शोन इंक्रीज इंटरेस्ट इन एंगेजमेंट्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन फॉलोइंग फ्रांस, जर्मनी एंड द नीदरलैंड्स, ठीक है जी। इंडिया, इटली, जापान, ये भी एक कह लीजिए नया एक ट्राइलेटरल ट्रिनिटी डेवलप हो रही है, इंडिया, जापान और इटली। ट्राइलेटरल वॉज लॉन्च इन 2021 टू प्रमोट सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, मल्टीलेटरलिज्म इन द इंडो पैसिफिक रीजन। जापान इंडिया का बहुत क्लोज पार्टनर रहा है सिंस इंडिपेंडेंस। अब यहां पर इटली भी इसमें जो है सपोर्ट करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में, इन सब में जो है इटली भारत का साथ देगा। अगर मैं पूरी बात को कंसाइज शब्दों में बात करूं, देखिए इटली के साथ क्या है, इटली की इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है और यूरोप में जो एक नया क्राइसिस चल रहा है वो चल रहा है। अगर आप रिसेंटली देखा होगा आपने कि फ्रांस के इलेक्शंस में, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अगले सेशन में, कि फ्रांस में जो है जो फार राइट पार्टी है, ऑलरेडी जो इटली की प्रधानमंत्री हैं वो भी फार राइट पार्टी से आती हैं, मतलब राइट विंग से आती हैं। और फ्रांस में भी धीरे धीरे पार्लियामेंट में जो राइट विंग पार्टीज हैं उनका कब्जा होता जा रहा है। अब वहां पर बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, कहीं ना कहीं वहां पर रिलीजियस टेंशंस भी हैं, क्रिश्चियनिटी वर्सेस जो है आपका इस्लाम, ये टेंशंस भी आपको वहां पर देखने को मिल रही हैं। तो इन सारे कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो इटली के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करे। तो इटली जो है अफ्रीका में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, मेटाई प्लान के तहत, ये मैंने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। उसके अलावा जो है इटली भारत में भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखता है फ्यूचर में। जिस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो वो इंडिया के साथ इस चीज़ में पार्टनरशिप देखता है, ठीक है। तो एक विन विन सिचुएशन है। इंडिया इस चीज़ को ऐसे देखता है कि यूरोप का एक बड़ा देश है, G7 का कह लीजिए मेंबर है, EU का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है हम इटली से सीख कर सकते हैं, इटली से भारत में ला सकते हैं। So these engagements aimed at growing conversions of the views between India and Italy. चलिए आगे चलते हैं। जापान बेटल्स सर्ज इन डेडली स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम,
जिसको STSS कहा जा रहा है। ये एक बहुत अजीब तरीके से कह लीजिए एक बीमारी है। सो ग्रेपलिंग विद मेजर हेल्थ क्राइसिस इन्वॉल्विंग द स्प्रेड ऑफ दिस STSS, सो दैट इज सीवियर इलनेस कॉज्ड बाय ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्किन से रिलेटेड कह लीजिए प्रॉब्लम है, इंटेंस इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, दैट लेड टू इवन फर्दर ऑर्गन फेलियर, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जो है बाद में देखने को मिलता है। एंड सिम्टम्स इसमें फीवर, मसल पेन, नोजिया देखने को मिलता है। अगर ट्रीटमेंट नहीं हुई कैन प्रोग्रेस, मतलब अगर इवेंचुअली अगर ये फैल गया तो बॉडी में ये क्या हो जाएगा, आपका ऑर्गन, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एसेंशियल एंटीबायोटिक्स, फ्लूइड्स, समटाइम्स सर्जरी ऑल्सो, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इवन अगर माउथ में देखें तो जो टॉन्सिल्स वाला पार्ट है वहां पर भी इफेक्ट करता है, बॉडी में स्किन पे भी इम्पैक्ट करता है, ठीक है जी। तो ये एक रेयर टाइप ऑफ कह लीजिए एक डिजीज है जो कि जापान में देखी जा रही है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं स्ट्रेप थ्रॉट, तो ये अलग अलग तरीके से जो है इंपैक्ट करता है बॉडी को। नेक्स्ट आता है बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024, UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। देखिए इस साल जो है COP29 होने वाला है, कहां पर, अजरबैजान में। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू में, और अजरबैजान अर्मेनिया जिसमें कि डिस्प्यूट चल रहा है नगोर्नो काराबाख रीजन को लेकर। तो यहां पर जो है उससे पहले बॉन एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है जर्मनी का, तो वहां पर क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई। पर इस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में बहुत ज़्यादा चिंता जताई गई है कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और जो टेम्परेचर इंक्रीज, जो पेरिस क्लाइमेट डील में कहा गया था कि जी हमें दुनिया का टेम्परेचर किसी भी हालत में 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने नहीं देना है, और कोशिश करनी है कि दुनिया का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम कंट्रोल कर लें। बट ऑलरेडी दुनिया का टेम्परेचर जो है, एवरेज टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड लेवल से लगभग पिछले 200 सालों में एवरेज टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी बढ़ चुका है। इसका सीधा सीधा इंपैक्ट हमने अभी रिसेंटली देखा है नॉर्थ इंडिया में। आप गर्मी का हाल देखिए, ठीक है, टेम्परेचर टचिंग इवन 50 डिग्री सेल्सियस। इट वाज, मतलब ये एक एक्सेप्शन होता था कि 50 डिग्री टच कर रहा है, बट बहुत जगह 50 डिग्री टच करने की, या 48, 49 बहुत कॉमन हो गया। सऊदी अरेबिया में हमने 51 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस होते हुए देखा। सो यूरोप जो कि कंपैरेटिवली ठंडा इलाका माना जाता है, वहां 40 डिग्री क्रॉस कर रहा है। तो ये इसका जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, वी आर ऑलरेडी विटनेसिंग। तो यहां पर इस चीज के बारे में बातचीत की गई। सो 2 वीक्स ऑफ इंटेंसिव वर्क एड्रेसिंग द क्रूशियल इश्यूज लीडिंग अप टू UN क्लाइमेट चेंज। बाकू अजरबैजान में, ठीक है, सर्व्स एज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये हेडक्वार्टर है इसका। द सेक्रेटेरिएट लीडिंग द ग्लोबल एफर्ट्स अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। मतलब जो मीटिंग होनी है बाकू में, उससे पहले जो प्रिपरेटरी काम है वो सारा का सारा डिस्कशन जो है वो यहाँ पर की गई। फोकस्ड ऑन कार्बन मार्केट्स अंडर आर्टिकल 6.2, 6.4 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। किस तरीके से जो कार्बन मार्केट्स हैं उनको जो है उन पे डिस्कशन किया गया, कैसे हमें रिन्यूएबल एनर्जी को फंड करना है, कितनी फंडिंग होनी चाहिए, ये सारी जो है बातें यहाँ पर की गई। दिस ईयर सेशन फॉलोड COP28 इन दुबई, ठीक है, पिछले साल दुबई में हुआ था, अब कहां पर होने जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, बाकू अजरबैजान में। नेक्स्ट आता है इंडिया के इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इन 2024। वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। सबसे ज़्यादा अच्छा जो है यहाँ पर आप स्कोर देख सकते हैं एस्टोनिया का है, फिर लग्जमबर्ग का, जर्मनी, फिनलैंड, मतलब मेनली जो है यूरोपियन कंट्रीज इसमें आती हैं। येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ एंड साइंस इंफॉर्मेशन ने ये जानकारी दी। इंडिया का रैंक है 180 कंट्री में से 176, ठीक है, जिसमें कि हमसे पीछे जो है सिर्फ पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस और म्यांमार आता है, ठीक है। अगेन बाई चांस एशिया के ही देश हैं, मतलब साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के ही देश हैं जो पीछे हैं सबसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो 5 देश हैं, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रीस, तिमोर लेस्टे एंड यूके आर रिड्यूसिंग देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एट द रेट नीडेड, ताकि नेट जीरो हुआ जा सके 2050 तक। देखो दुनिया में एक टारगेट रखा हुआ है कि हमें नेट जीरो कार्बन एमिशन बनना है 2050 तक। दो इंडिया ने कहा है कि हम नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव करेंगे 2070 तक। तो यहां पर इन्होंने कहा कि 5 ही ऐसे देश हैं जो उस दर पर कार्बन एमिशंस को रिड्यूस कर रहे हैं कि वो 2050 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव कर लेंगे। अब यहां पर इंडिया का जो रैंक इतना पीछे क्यों है, ठीक है,
अब सवाल आता है कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आया वो है एयर क्वालिटी, और वो है भी। अगर आप अक्टूबर का महीना आने दीजिए, ठीक है, जैसे ही हमारा जो खरीफ क्रॉप्स की कटाई का सीज़न, धान की खेती को काटने का सीज़न, स्टबल बर्निंग का सीज़न आएगा, फिर ठंड हो जाएगी, वेहिकुलर पॉल्यूशन, सारी चीज़ें मिलकर जो है हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरे नॉर्थ इंडिया में लगभग जो है ऊपर नीचे हो सकता है, बट पूरे नॉर्थ इंडिया में इट इज़ टॉक्सिक, ठीक है, कंप्लीटली टॉक्सिक, एंड इट इज़ नॉट जस्ट हैपनिंग इन इंडिया, पाकिस्तान ऑल्सो, बांग्लादेश ऑल्सो। सो एयर क्वालिटी इज लाइक इंडिया का रैंक इसमें 177 या 178 है, बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। एमिशंस एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हमारा जो ओवर डिपेंडेंस है स्टिल ऑन द कोल, वो जो है एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा रैंक जो इतना पीछे है। बट इसमें एक पॉजिटिव अगर मैं बात करूं तो हमारा जो कह लीजिए 50% एनर्जी है वो कहां से आ रहा है, कोल से आ रहा है अभी, ठीक है। बट अभी जो हमारा 42% लगभग एनर्जी है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आ रहा है, जो कि हमने टारगेट रखा हुआ है कि 2030 तक हम इसको बढ़ाकर 50% कर लेंगे। मतलब हमारी टोटल एनर्जी प्रोडक्शन का 50% रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा, ऐसा हमारा टारगेट है बाय 2030 तक का। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया प्लान्स टू स्टार्ट लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायो बिटुमेन फ्रॉम द बायोमास, ठीक है जी। तो यहाँ पर बायो बिटुमेन, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बायो बिटुमेन, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। क्या होता है बिटुमेन, देख लेते हैं। सो बिटुमेन एक ब्लैक सब्सटेंस है, ठीक है। आपने अगर सड़क बनते हुए देखी है तो वो ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस है जो बेसिकली अडहेसिव का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, दैट इज बिटुमेन, ठीक है जी। सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड रफली थ्रू द डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, और जो है यूज किया जाता है टू बाइंड द सर्फेसेज ऑफ द पेव्ड रोड, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करें इंडिया, क्योंकि इंडिया में कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा हो रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा हो रहा है, तो हम बड़े स्तर पर जो है बिटुमेन को इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, ठीक है जी। सो इंडिया प्लान्स टू प्रोड्यूस बायो बिटुमेन एंड फ्रॉम द बायोमास एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट टू रिड्यूस द रिलायंस ऑन इम्पोर्ट्स, ठीक है, ताकि हमारा जो कह लीजिए हमारी निर्भरता है इम्पोर्ट्स पर, ठीक है, आयात पर, वो हमारी कम हो सके। तो यहाँ पर हम बायो बिटुमेन कैसे बनाना चाहते हैं, बायोमास से, एग्रीकल्चरल वेस्ट से। तो दोनों बेनिफिट हो जाएगा, इससे हमारा जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है वो भी यूज हो जाएगा, खासकर स्टबल बर्निंग, जो अभी हमने एयर क्वालिटी की बात करी, तो वो स्टबल जो है बायो बिटुमेन बनाने के काम आ जाएगा, ठीक है जी। सो इंडिया इंपोर्ट्स अबाउट हाफ ऑफ इट्स एनुअल बिटुमेन रिक्वायरमेंट, जितना हमें बिटुमेन चाहिए पूरे साल में उसका लगभग 50% जो है हम इंपोर्ट करते हैं। A pilot study by Central Road Research Institute and Indian Institute of Petroleum Dehradun will test the biobitumen on 1 kilometer road stretch. अब ये इनिशिएटिव से क्या होगा, हमारा ऑब्वियसली जब हम इंपोर्ट कम करेंगे तो हमारा पैसा बचेगा, फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, ठीक है जी। सेल्फ सफिशिएंसी आएगी, और स्टबल बर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट, एयर क्वालिटी इंप्रूव होगा, स्टबल उससे किसानों को कह लीजिए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी, काइंड ऑफ विन विन सिचुएशन। सो इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव है टू ट्रेडिशनल पेट्रोलियम बेस्ड बिटुमेन का, ठीक है जी। सो इट इज राइट फ्रॉम रिन्यूएबल बायोमास रिसोर्सेज लाइक एग्रीकल्चरल रेजिड्यू, फॉरेस्ट्री वेस्ट एंड अदर ऑर्गेनिक मटीरियल्स। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका 112th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस एट जिनीवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है जी। ये आपकी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कि इंटरनेशनल लेबर इश्यूज़ को लेकर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 112th इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन टुक प्लेस इन जिनीवा जून 3rd to 14th 2024। की डिटेल्स क्या है, मोर देन 4900 डेलीगेट्स इसमें पार्टिसिपेट किया फ्रॉम द वेरियस गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशंस, वर्कर ऑर्गेनाइजेशंस। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें ग्लोबल लेबर इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है और एक इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाता है। जैसे आज के समय पर हम कहते हैं 8 घंटे काम होना चाहिए ऑफिस में, ठीक है, 8 घंटे का वर्किंग होना चाहिए। तो ये जो है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं। आज से लगभग 150 साल पहले, 140-50 साल पहले, ठीक है, इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो वर्किंग आवर्स को कम करके जो है 16 घंटे, 18 घंटे तक काम कराया जाता था वर्कर से। एज यंग एज 9 to 10 ईयर ओल्ड बॉयज, उनसे भी 16-16 घंटे काम कराया जाता था।
तो ये जो है मतलब आज आपको लग रहा होगा कि 8 घंटे काम करना मुश्किल है, या ठीक है ये सबको पता है 8 घंटे, बट ऐसा नहीं था पहले, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन था। तो वो उसके जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं वो इसके द्वारा ही किए गए हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। से कंटिन्यू इट्स रोल इन शेपिंग द ग्लोबल लेबर पॉलिसीज। नेक्स्ट है आपका स्वीडन टॉप्स इंडिया एट 63rd रैंक ऑन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है। तो अब आप कहेंगे कि अभी तो हमने पढ़ा कि एनर्जी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो है इंडिया 176 आ रहा है, यहाँ पर ये क्या चीज़ है? देखिए वो ओवरऑल इन्वायरमेंट की बात की गई है। ये क्या है? एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से हम रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं, क्या किस दर से हम बढ़ रहे हैं, क्या हमारी प्रोग्रेस है। तो यहां पर इंडिया का रैंक इंप्रूव हुआ है ओवरऑल, ठीक है जी। सो इंडिया हैज बीन रैंक 63rd आउट ऑफ 120 कंट्रीज, मार्किंग एन इंप्रूवमेंट ऑफ 3 पोजीशन। लास्ट ईयर हमारा 67th रैंक था, अब 63rd है। दैट मीन्स हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से रिन्यूएबल सोर्सेज की ओर बढ़ रहे हैं और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं। स्वीडन जो है टॉप पोजीशन पर है और सीधा सीधा यूरोपियन नेशंस इसमें डोमिनेट कर रहे हैं। यूरोपियन नेशंस बहुत तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो स्वीडन लीड्स द इंडेक्स फॉलोड बाय डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। तो आप देख सकते हैं यूरोप के कंट्रीज हैं। एंड स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स अचीवमेंट्स इन ट्रांजिशनिंग टू सस्टेनेबल एनर्जी हाईलाइटेड इंडियाज नोटेबल प्रोग्रेस इन एनर्जी इक्विटी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है जी। तो यहाँ सब में फोकस हो रहा है, खासकर सोलर और विंड में काफ़ी काम हुआ है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 बाय यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये एक जो रिपोर्ट है ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक कह लीजिए वार्निंग कॉल है। क्यों वार्निंग कॉल है, चलिए देखते हैं। देखिए वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ने ये कहा है कि जो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, एक होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या जिसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है मेनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होती है और जिसको कि अलग अलग देश बहुत ईगरली सीख करते हैं। बट यहाँ पर जो ग्लोबल एफडीआई है वो 2023 में 2% कम हुआ है, डिक्लाइन हुआ है 2%। पर भारत में जो ये डिक्लाइन हुआ है ये आपको बहुत ज़्यादा 43%। FDI flows to developing countries decreased by 7% to $867 billion with developing Asia experiencing 8%। तो इंडिया, एक न्यूज़ आगे भी हम डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड, तो इंडिया में जो है मोर देन 40%, ठीक है, मोर देन 40% जो है एफडीआई का डिक्रीज हुआ है, ठीक है, विच इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। क्योंकि सीधा सीधा एफडीआई को इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ से, जॉब से, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज से रिलेट किया जाता है। सो इट इज़ और इसका इनका कारण सिंपल सा ये है, ये कहा गया कि दुनिया भर में एक जो अनसर्टेनिटी का माहौल है उसको लेकर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रही। उसके पीछे रशिया यूक्रेन वॉर है, इजराइल हमास का युद्ध है, ये सारे के सारे एक ओवरऑल जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है उसको लेकर बहुत सारे देश ईगर नहीं हैं, बहुत सारी कंपनीज, बड़ी कंपनीज ईगर नहीं हैं टू इन्वेस्ट इन अदर कंट्रीज। So it is a leading UN institution for trade and development established by UN General Assembly 1964। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनीवा, स्विट्जरलैंड में है। तजाकिस्तान गवर्नमेंट बैन्स हिजाब एंड अदर एलियन गारमेंट्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है क्योंकि तजाकिस्तान सेंट्रल एशिया का एक ऐसा देश है जिसकी पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ के लगभग है और यहाँ पर 97% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम्स हैं, इस्लाम को फॉलो करती हैं। और तजाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है काफ़ी समय से जो है इस चीज़ को लेकर काम कर रही है और फाइनली एक ऑफिशियल ऑर्डर निकाला गया। अनऑफिशियल ऑर्डर कहा जा रहा है कि पहले से था कि पब्लिक में हिजाब नहीं पहनना है, अब एक ऑफिशियल ऑर्डर निकाला गया है। जी हाँ, मतलब सुन के हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को शॉक लग रहा हो या सुनने में मतलब वो लग रहा हो कि ये कैसे हो सकता है और क्यों हो रहा है, ये देखते हैं। तो अपर हाउस ऑफ तजाकिस्तान पार्लियामेंट मजलिसी मिली हैज अप्रूव्ड अ लॉ बैनिंग एलियन गारमेंट्स, ठीक है। इसको कहा है कि ये तजाकिस्तान या तजाकी कल्चर का पार्ट नहीं है हिजाब,
बहुत इंटरेस्टिंग, प्राइमरली ऑन द हिजाब एंड अदर ट्रेडिशनल इस्लामिक क्लोथिंग। सो लोअर चैम्बर मजलिसी, ठीक है, हैड पास द बिल अर्लियर ऑन May 8। अब देखो ये सीधा सीधा इनका ये कहना है कि ये जो तजाकी कल्चर है उसका पार्ट नहीं है। तजाकी कल्चर में अगर आप देखेंगे बहुत कलरफुल क्लोथ्स रहते हैं, ठीक है, वो जो पहने जाते हैं, और वहां पर हिजाब जो है ट्रेडिशनली जो है वो कल्चर का पार्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि आप ये ना पहने पब्लिक में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको लेकर दो व्यू पॉइंट्स हैं, दोनों व्यू पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आइडिया ये है कि आपको दोनों पक्ष जो है उसका एक आइडिया होना चाहिए। तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं और क्या बात हुई इसमें। डिस्कशन एंड डिबेट्स हुई। हैज़ तजाकिस्तान प्रेडोमिनेंटली मुस्लिम पॉपुलेशन, ठीक है जी, और सोवियत रूस का ये पार्ट रहा है, एंड इज नॉट द ओनली मुस्लिम कंट्री टू बैन द हिजाब। लास्ट अक्टूबर कजाकिस्तान ने भी ये न्यूज़, मतलब लाइक ये डिसीजन लिया, ठीक है, कंटेम्पलेटिंग अ पोटेंशियल बैन ऑन द वियरिंग ऑफ द, मतलब फाइनल डिसीजन नहीं लिया पर वो भी ये सोच रहा है, ठीक है, ये न्यूज़ आई सामने। इसके अलावा कोसोवो, अजरबैजान भी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, ठीक है जी। किर्गिस्तान हैव बैंड द बुर्का एंड हिजाब इन पब्लिक स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। आप ये मान के चलिए यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में इसको बैन किया है। देखो अब दो व्यू पॉइंट क्या है। देखो एक व्यू पॉइंट ये है कि जो दो आपकी कह लीजिए जो रिलीजन है वो आपका पर्सनल बिलीफ है, और जो कल्चर है, ठीक है, एक रिलीजन को एज अ कंट्री या एक कल्चर ने अडॉप्ट किया, बट जो वहाँ का ट्रेडिशनल कल्चर है वो हमें नहीं छोड़ना है, ऐसा वहाँ की सरकार सोच रही है। और हमें वहाँ का जो कह लीजिए जो सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं वो हमें अपने कल्चर के साथ हमें जुड़े रहना है, ठीक है। तो ये इनका एक व्यू पॉइंट है, हमें उन क्लोथिंग्स को नहीं अपनाना है जो बाकी देशों ने कहीं ना कहीं इन ल्यू ऑफ द रिलीजन हम पर इम्पोज की हैं। अच्छा, अब दूसरा व्यू पॉइंट ये है कि आप बैन कैसे कर सकते हैं, या उसका व्यू पॉइंट ये है कि आप बैन क्यों कर रहे हैं। अगर कोई पहनना चाहता है तो पहने, और नहीं पहनना चाहता तो भी इट्स ओके, ठीक है। इट शुड बी द पर्सनल चॉइस ऑफ अ पर्सन, ठीक है। आप कोई भी व्यक्ति लाइक इन डेमोक्रेसी किस तरीके से कोई क्या खाएगा क्या पहनेगा ये खुद व्यक्ति को डिसाइड होना चाहिए, ऑब्वियसली कंसीडरिंग द जो नेशन का एक कल्चर है ओवरऑल, या वहाँ पर किसी की धार्मिक भावनाएं ठेस नहीं होनी चाहिए, पर उसके उस दायरे में, ब्रॉड दायरे में रहकर जो है व्यक्ति अगर उसको उसका एक्सप्रेशन है ये, ठीक है, वो उसको यहाँ पर फ्रीडम होनी चाहिए। बट दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि ये जो है सीधा सीधा फॉरेन इन्फ्लुएंस है हमारे कल्चर पर, जो हम नहीं होने देंगे। ये आप इस तरीके की चीज़ें, नॉट जस्ट आप यहाँ पर बात सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन की नहीं है, इवन सेम चीज़ वेस्टर्न कल्चर को लेकर भी की जाती है, ठीक है। हमारे देशों में खासकर साउथ ईस्ट एशिया में वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न क्लोथिंग को लेकर भी कई बार जो है ये चर्चा होती है, ठीक है। तो ये अपने आप में काफ़ी डिबेट का पॉइंट हो गया था और काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी, क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी 97% से ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन मुस्लिम्स हो, वहाँ पर आपको इस तरीके का डिसीजन देखने को मिल रहा है, ये काफ़ी विचित्र था। चलिए आगे चलते हैं। तजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? दुशानबे, ठीक है, दुशानबे। सो दुश्मन से जीते और ताज अपने सर पे पहन लिया, ठीक है, दुश्मन से जीतकर ताज अपने सर पर पहना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं इंटरनेशनल नेशनल न्यूज़ में। तो पहली न्यूज़ है पंजाब पुलिस लॉन्च मिशन निश्चय, ठीक है। पंजाब पुलिस ने बीएसएफ के साथ मिलकर जो है मिशन निश्चय शुरू किया। सो विलेज डिफेंस कमेटी एंड बीएसएफ 1 वीक ड्राइव अगेंस्ट द ड्रग्स इन फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट, जो कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, एंड जिसमें 42 विलेजेस को टारगेट किया गया, और जो है जो एक्शन लिया जाएगा टू गैदर एक्शनेबल इंटेलिजेंस अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द ड्रग्स इन दीज एरियाज। नेक्स्ट है आपका इंडियन एआई टूल प्रिडिक्ट्स एल नीनो एंड ला नीना 15 मंथ्स अर्लियर। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, एल नीनो और ला नीना एक फिनोमिना है जो आपको देखने को मिलता है पैसिफिक ओशन में, ग्लोबल विंड्स का एक फिनोमिना है, जिसकी वजह से हमारा इंडियन मॉनसून भी इम्पैक्ट होता है। मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, इसको लेकर हम अलग एक वीडियो बना सकते हैं, बट शॉर्ट में एल नीनो जब आता है तो देश में, हमारे देश में मॉनसून कमज़ोर होता है, सूखा पड़ता है, और जब ला नीना आता है तो खूब बारिश होती है, बहुत अच्छी बारिश होती है। अब इसका जनरली जो है हर 2 से 7 साल में इसका इम्पैक्ट देखा जाता है।
अब इसको लेकर AI टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है और 15 महीने पहले ही इसको प्रेडिक्ट कर लिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। सो इंडिया नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने रिसेंटली कहा कि उन्होंने एक, कह लीजिए, एक टूल डेवलप किया है जिसका नाम है bayesian कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क टू फोरकास्ट एल नीनो एंड ला नीना कंडीशंस अप टू 15 मंथ्स इन एडवांस। बहुत बड़ी बात है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ये AI को यूज करेगी, डीप लर्निंग को, मशीन लर्निंग को, टू इंप्रूव प्रोडक्शंस ऑफ द एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, जिसको एनसो भी कहा जाता है। ठीक है जी। तो ये जो है डायनेमिक मॉडल विद AI, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने ये डेवलप किया है। ठीक है जी। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए एल नीनो और ला नीना को 15 महीने तक जो है, मतलब पहले ही उसको प्रिडिक्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट आपका चेनाब ब्रिज, इंडियन रेलवेज कंडक्ट ट्रायल रन ऑन वर्ल्ड्स हाईएस्ट स्टील आर्क रेल ब्रिज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब देखने में ही अपने आप में एक बेहतरीन नज़ारा है। और इंडियन रेलवेज ने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है। 8 कोच मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, दैट इज मेमो, ट्रायल रन हुआ चेनाब ब्रिज पर, जम्मू कश्मीर में। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, दुनिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट, मतलब हाइट वाइज, ठीक है, ग्राउंड लेवल से अगर हम बात करें। सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स स्टार्टिंग रेल ऑपरेशंस ऑन द रियासी बारामूला रूट। तो रियासी बारामूला को कनेक्ट करने में, रियासी बेसिकली जम्मू रीजन में, ठीक है, बारामूला मेनली कश्मीर रीजन में, उसको कनेक्ट करने में ये मदद होगा। सो इट मार्क्स इनॉग्रल फुल ट्रेन क्रॉसिंग द आइकॉनिक ब्रिज बिटवीन दुग्गा एंड बक्कल स्टेशन ओवर द चेनाब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बारामूला, ठीक है, श्रीनगर, काजीगुंड, बनिहाल, तो रियासी, ठीक है, तो इसको जो है ये कनेक्ट करेगा। ये पूरा का पूरा इसके बारे में दिया है। तो सिंपली कहें तो कश्मीर और जम्मू के रीजन को कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार। काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई इसकी, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय गुप्ता एम्पायर के समय पर बना था। कुमार गुप्त जो रूलर थे उस समय पर ये बनाया गया था 5th सेंचुरी में। उसके बाद लगभग 800 सालों बाद जो है बख्तियार खिलजी के समय पर जो है इसकी लाइब्रेरी को जलाया जाता है। कहा जाता है कि इसकी लाइब्रेरी में 90 लाख से ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट से, और इसको जलाया गया। ये कहा जाता है कि 3 से 6 महीने तक जो है लाइब्रेरी जलती रही। अब रिसेंटली एक और भी इसमें एक, कह लीजिए, एक व्यू पॉइंट आया, ठीक है, वो भी मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। ये व्यू पॉइंट आया कि इसमें बख्तियार खिलजी के द्वारा नहीं इसको जलाया गया। ये जो है, कह लीजिए, एक बुद्धिस्ट, बहुत बड़ा बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था, और जो है वहाँ पर, मतलब कह लीजिए, बुद्धिस्ट और जो हिंदू ब्राह्मण्स थे उनके बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट होता है, और हिंदू ब्राह्मणों के द्वारा जो है ये जलाया जाता है। इस तरीके का भी, कह लीजिए, एक नरेटिव यहाँ पर सेट किया गया है। बट इसको लेकर जो है अगर हम बात करें तो ऐसा, मतलब कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, ठीक है। इस तरीके का कोई भी, कह लीजिए, कोई जिसको हम एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस या हिस्टोरिकल एविडेंसेस की बात करते हैं, वो जो है यहाँ पर नहीं मिलते हैं, ठीक है जी। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये एक अलग, मतलब डिबेट है वैसे, क्योंकि इसको लेकर बहुत 2-3 वीडियोस जो हैं रिसेंटली बनी हैं यूट्यूब पर, आप देखेंगे तो जितना मैंने इसको रिसर्च करा और यही चीज़ जो है समझ में आई कि यहाँ पर इस तरीके का कोई साक्ष्य नहीं मिलता बख्तियार खिलजी को लेकर के बख्तियार खिलजी ने उस समय पर जो है इस यूनिवर्सिटी को जलाया। अब कुछ लोगों का कहना है कि बख्तियार खिलजी जो है किसी भी तरीके से जो है उस रूट पे नहीं था। गया जो अगर आप देखेंगे, या जो नालंदा है वो जो है थोड़ा सदर्न पार्ट में, सदर्न ऑफ बिहार में आपका आता है, और वो जो बख्तियार खिलजी का जो रूट था टिल बंगाल, वो उस रूट पे नहीं पड़ता है, ठीक है। ऐसा भी जो है तर्क दिया गया। एनीवेज, तो यहाँ पर मैं वापस आता हूँ न्यूज़ पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी नियर राजगीर, बिहार। राजगीर जो है कैपिटल थी मौर्यन एम्पायर की, ठीक है, मौर्यन एम्पायर की। उसके बाद राजगृह, उसमें कहा गया थोड़ा हिली एरिया है, नेचुरल, कह लीजिए, एक प्रोटेक्शन मिलती है वहां पर। फिर उसके बाद पाटलिपुत्र पे शिफ्ट किया गया, जो कि गंगा नदी के किनारे पर। So he planted a sapling of Bodhi tree at the campus, symbolizing Buddhist heritage and Indian spirituality. PM Modi highlighted Nalanda as a symbol of India's academic heritage and the enduring nature of the knowledge. Nalanda University जो है
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी 2047 तक, जो हम डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहे हैं। उसके अलावा जो है अगर हम एंशिएंट नालंदा की बात करें, जैसे मैंने आपको कहा कि 10,000 स्टूडेंट जो है इसमें पढ़ते थे, सेंट्रल एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया से, सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री से, पूरे मतलब कह लीजिए एशियन कॉन्टिनेंट से यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते थे। 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट थे, 2,000 से ज़्यादा टीचर थे। ये अपने आप में उस समय पर दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है। ठीक है जी। सो स्टगो स्टोन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है। सो 800 साल तक फ्लरिश किया। ठीक है। बिलीव टू हैव, ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। एंड अराउंड 1200 CE बाय द क्लोज ऑफ 12th सेंचुरी इन्वेडर बख्तियार खिलजी इन रेज द मोनेस्ट्री, एंड जो मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको रिवाइव किया गया, लोकेटेड नियर द ड्यून्स ऑफ नालंदा। ये जो एक आइडिया है, ये उस तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया था। उसके बाद बिहार की जो विधानसभा है उन्होंने इसको पास किया, इसको लेकर एक प्रपोजल पास किया। उसके बाद जो है इसको लेकर काम हुआ, और जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, जो कि जहां पर बुद्धिज्म आपको देखने को मिलता है, उनका भी साथ लिया गया। तो ये एक कह लीजिए इट इज़ नॉट जस्ट फॉर इंडिया, इट इज़ यू कैन से कि एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है बहुत सारे देशों का। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट कॉल्स फॉर प्रपोजल ऑफ 5G इंटेलिजेंट विलेज एंड क्वांटम इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। तो 5G इंटेलिजेंट विलेज की बात चल रही है, चलो देख लेते हैं क्या है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा है कि वो 5G इंटेलिजेंट विलेज को बनाना चाहते हैं क्वांटम इंक्रिप्शन एल्गोरिदम प्रोग्राम्स को। इस इनिशिएटिव का मकसद क्या है? जो इंडिजीनियस मतलब भारत की स्वदेशी जो R&D है वो डेवलप किया जाए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डेवलप किया जाए, और इंक्लूसिव डिजिटल ग्रोथ आए। मतलब जो हमारे गांव हैं वहां पर भी आपको 5G कनेक्टिविटी मिले। अंडर द कैटेगरी ऑफ 5G इंटेलिजेंट विलेज एंड क्वांटम इंक्रिप्शन। क्वांटम फिजिक्स बेसिकली होता है जब हम एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसकी एप्लीकेशन को देखते हैं। ठीक है। तो ये जो है पिछले 100 सालों में क्वांटम फिजिक्स ने काफ़ी जो है बहुत सारे इनोवेशंस हुए हैं। एंड इसमें पार्टिसिपेंट्स इंडस्ट्री, MSME, स्टार्टअप, अकेडमिया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सब जो है इसमें इन्वॉल्व थे। एंड डेवलपमेंट एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये इसमें पार्ट है। नेक्स्ट है कैबिनेट ने अप्रूव किया वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट। तो ये जो विंड एनर्जी प्रोजेक्ट है इसमें 500 मेगावाट जो है ऑफ द कोस्ट ऑफ गुजरात है, और 500 जो मेगावाट है वो आपका तमिलनाडु में है। तो 1 गीगावाट या कहें तो 1000 मेगावाट जो है विंड एनर्जी को डेवलप करने की बात की गई है। अब ये वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए, वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब ये होता है कि जब कोई प्रोजेक्ट आपको ये लगता है कि सस्टेनेबल है बट फाइनेंशियली वायबल नहीं है, तो उसको जो है पैसा दिया जाता है। सो वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम लगभग 7400 करोड़, ठीक है जी। इंस्टॉलेशन एंड कमिश्निंग ऑफ 1 गीगावाट ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। 600 करोड़ अपग्रेडेशन ऑफ 2 पोर्ट्स ताकि लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट पूरी हो सकें। इसके अलावा टू इम्प्लीमेंट द नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी विच वॉज नोटिफाइड इन 2015, ठीक है। इसमें 40% तक जो है ग्रांट मिलती है ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दैट आर इकोनॉमिकली जस्टिफाइड बट नॉट फाइनेंशियली वायबल। फाइनेंशियली वायबल का मतलब ये है कि जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना रिटर्न नहीं आएगा, बट लॉन्ग टर्म में वो इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म के लिए वो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। तो इसमें जो है सरकार कह लीजिए उसमें फंडिंग करती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कैबिनेट अप्रूव नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। तो यहाँ पर जो है कहा गया है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब 100% गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग की जाएगी। इसमें जो है कैंपस एस्टेब्लिश किया गया है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का अक्रॉस द कंट्री। एक यूनिवर्सिटी बनाई गई थी गुजरात में, ठीक है जी, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मोदी जी, एंड उसके बाद जो है अब इस यूनिवर्सिटी को नेशनल यूनिवर्सिटी बना दिया गया। और उसके कैंपसेस बेसिकली इसमें यह कहा गया है कि जो भी कह लीजिए क्राइम्स हैं जिनमें सज़ा 7 साल से ऊपर है उसमें फॉरेंसिक्स का होना, ठीक है, वो ज़रूरी है, मैंडेटरी कर दिया गया है। तो इसलिए फॉरेंसिक्स की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ने वाली है। तो इसको लेकर फॉरेंसिक लेबोरेटरीज या कह लीजिए लैब्स वो पूरे इंडिया में होनी चाहिए, और जो इसके कैंपसेस जो हैं वो भी भारत में अलग अलग जगह बनने चाहिए।
So establishment of central forensic science laboratories in various locations across the country, National Forensic Science University across the country, enhancement of existing infrastructure in the at the Delhi campus of NFSU to bolster the forensic science capabilities. ठीक है जी, तो ये इसका मकसद है। जी हाँ, पनिशमेंट ऑफ 7 years और मोर सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द वर्कलोड ऑफ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ठीक है, शॉर्टेज है ट्रेंड फॉरेंसिक मैन पावर की, वो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो है एडिशनल ऑफ कैंपसेस बनाए जाएंगे NFSU के, और नई जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हैं उनके जो है ट्रेंड फॉरेंसिक मैन पावर चाहिए होगी। ठीक है जी, कन्विक्शन रेट ताकि 90% तक पहुंच सके। नेक्स्ट आपका कैबिनेट ग्रीन सिग्नल्स ग्रीनफील्ड मेजर पोर्ट एट वाधवान महाराष्ट्र। सो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि एक ग्रीनफील्ड जो है प्रोजेक्ट आएगा, ग्रीनफील्ड मेजर पोर्ट। ठीक है, ग्रीनफील्ड मेजर पोर्ट जो कि बेसिक से शुरुआत होगी। देखिए, दो तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं, ग्रीनफील्ड एक ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास एक मान लीजिए प्लॉट है, उस पर आप नया घर बनाते हैं, दैट इज ग्रीनफील्ड। और एक ऑलरेडी घर बना हुआ इसको मरम्मत कराते हैं, उसमें कह लीजिए मॉडिफिकेशंस कराते हैं, तो वो आता है ब्राउनफील्ड। ठीक है, तो न्यू पोर्ट बनने जा रहा है वाधवान में। ऑलरेडी महाराष्ट्र में 2 मेजर पोर्ट्स हैं। सो अलाइंड विद द PM गति शक्ति प्रोग्राम, ताकि लॉजिस्टिक्स, मैंने पहले भी बताया, लॉजिस्टिक कॉस्ट लगभग इंडिया में 13 से 14% है, यूरोप के बहुत सारे देशों में 8% है। 8 से 14% या 13%, आप सिर्फ 5 से 6% मत देखिए, इसको ऐसे समझिए कि 8 से 13% का मतलब ये है कि 50% इंक्रीज है। ठीक है, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है इंडिया में यूरोप के मुकाबले में 50% से भी ज़्यादा है। तो ये जो है लॉजिस्टिक कॉस्ट हमें कम करनी है। ये कब कैसे कम होगी? जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। ठीक है, सो इनहेंसिंग इंडियाज फॉरेन ट्रेड कैपेबिलिटीज एंड बूस्टिंग लोकल इकॉनमी। सो इससे इंडिया की ट्रेड कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी। ठीक है, लोकल इकॉनमी इंप्रूव होगी। ठीक है, अप्रूवल फॉर दिस स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहाँ पर है ये? पालघर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है असम डिलीवर्स स्कूल इन अ बॉक्स किट्स टू फ्लड हिट चिल्ड्रन। देखिए, असम में लगभग हर साल जो है आपको फ्लड्स देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर ये जनरली देखा गया कि बहुत सारे स्कूल्स फ्लड्स के समय पर बंद रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान होता है। तो एक बॉक्स, ये किट तैयार की गई है, मतलब ताकि जो है उसमें बच्चों की बुक्स और जो भी पढ़ने का चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो वहाँ पर बच्चों को दी जाएंगी, ताकि फ्लड्स के समय पर जो है बच्चे घर में बैठ के अपना पढ़ाई कर सकें। सो असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी विद इन पार्टनरशिप विद यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, डिस्ट्रीब्यूटिंग स्कूल इन अ बॉक्स किट्स टू चिल्ड्रन एज 6 to 18 ईयर्स इन फ्लड अफेक्टेड एरियाज। तो इसमें एसेंशियल लर्निंग मटेरियल होगा ताकि उनकी एजुकेशन की कंटिन्यूटी बनी रहे डिस्पाइट डिस्प्लेसमेंट ट्रॉमा कॉज्ड बाय द फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स। ठीक है जी, तो इसमें जो है नोटबुक्स दी जाएंगी, ड्राइंग बुक्स दी जाएंगी, उनको पेंसिल्स, एजुकेशनल मटेरियल जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसका इनिशिएटिव का मकसद क्या है कि जो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है बच्चों पे बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो ना हो और वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल इन अ बॉक्स। ठीक है, स्कूल इन अ बॉक्स इनिशिएटिव। नेक्स्ट आता है हेमीज फेस्टिवल 2024 सेलिब्रेटिंग बुद्धिस्ट कल्चर इन लद्दाख। ठीक है, तो ये हेमिस फेस्टिवल, जिसको हेमिस सिचू एनुअल सेलिब्रेशन कहा जाता है, तिब्बतन बुद्धिज्म। देखो, तिब्बत बुद्धिज्म में हम 3 ब्रांचेस को देखते हैं, महायान, हीनयान, वज्रयान। तो तिब्बत में जो हम बुद्धिज्म को देखते हैं वो वज्रयान बुद्धिज्म को देखते हैं। तांत्रिक बुद्धिज्म भी जो है इसको कहा जाता है। उसका इंपैक्ट आपको लद्दाख वाले रीजन पे भी देखने को मिलता है। सो इट ऑनर्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु पद्म संभव, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए, सेंट्रल फिगर इन तिब्बतन बुद्धिज्म। और जो है ये आपका होता है हेमिस मोनेस्ट्री में। हेमिस नेशनल पार्क भी है आपका। ठीक है, लद्दाख लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री फीचरिंग कलरफुल रिचुअल्स, म्यूजिक, स्पिरिचुअल सेरेमनीज जो है यहाँ पर होती हैं। हेमिस फेस्टिवल इसको कहा जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक न्यूज। ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए सर्ज्ड बाय 22%। बहुत बड़ी न्यूज़ है। डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जैसे आपका इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, जिस पर लगाया गया है डायरेक्टली वही पे करता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जैसे जीएसटी है, जो आप मान लीजिए कोई सामान खरीदते हैं तो आप वो टैक्स जो है दुकानदार को देते हैं, दुकानदार फर्दर सरकार को देता है। ठीक है जी, तो ये है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में 22% पे बढ़ोतरी हुई है। ओवरऑल अगर हम देखें नेट टैक्स कलेक्शंस जो है 21% जो है बढ़ा है।
प्रोविजनल फिगर्स की अगर हम बात करें, ग्रॉस कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फॉर द करंट फिस्कल ईयर अमाउंटिंग टू 5.15 लाख करोड़ रुपीस कंपेयर टू ओवर 4.22 लाख करोड़, और नेट टैक्स कलेक्शन जो है वो यहाँ पर 4.62 लाख करोड़ जो है देखने को मिली है। ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चलिए आगे चलते हैं। फिच रेटिंग्स रेजेस इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट बाय 20 बेसिस पॉइंट टू 7.2%। तो ये एक रेटिंग एजेंसी है, सीधा सीधा तो अपने आप में एक यही क्वेश्चन बनता है कि फिच क्या है, ठीक है, रेटिंग एजेंसी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, फिच, SBI, वर्ल्ड बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने, इंडिया की, इंटरनेशनल ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ क्या होगी उसका एस्टिमेट वो देते हैं, ठीक है। इससे आपको क्या पता लगता है, इससे आपको एक आइडिया मिलता है कि क्या ग्रोथ रेट लगभग इंडिया की रह सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक रिवाइज्ड डाटा दिया गया है, ठीक है, रिवाइज्ड डाटा दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर SBI कहता है कि इंडिया की इकॉनमी 8% ग्रो करेगी, ठीक है जी। उसके अलावा इन्होंने कहा है 7.2%, ठीक है, 7.2%, फिच ने 7.2%। तो बट हाँ, लास्ट ईयर की अगर हम अपनी ग्रोथ रेट को देखें तो वो काफ़ी अच्छी रही, ठीक है, सारी एक्सपेक्टेशंस को क्रॉस करते हुए। सो इंडियन इकॉनमी ग्रो इंप्रेसिवली 8.2%, ठीक है, 8.2% फाइनेंशियल ईयर 24 में। बट अगले साल ये कहा जा रहा है कि क्योंकि हमारा जो FDI उतना नहीं आ रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन है, ये सारे के सारे कुछ रीजंस हैं कि ग्रोथ रेट उतनी नहीं रहेगी जो पिछले साल रही है, ठीक है। बट ऐसा SBI का नहीं मानना है, SBI का कहना है कि अच्छी ग्रोथ रहेगी। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका डिफेंस न्यूज़। पहला है इंडिया एडवांसेस इन ड्रोन वॉरफेयर विद नागास्त्र 1 डिप्लॉयमेंट, ठीक है। नागास्त्र 1 डिप्लॉयमेंट से इंडिया ड्रोन वॉरफेयर में एक कदम और आगे बढ़ा है। क्या है ये नागास्त्र? नाग अस्त्र, ठीक है। चलो देख लेते हैं। इंडिया हैज अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन डिफेंस कैपेबिलिटीज। इंडिजीनियस है नागास्त्र कामिकाज ड्रोन। ये बहुत खास है, इसको आज हम थोड़ा सा समझेंगे डिटेल में, ठीक है। सोलर इंडस्ट्रीज बेस्ड इन नागपुर के द्वारा बनाया गया है, ठीक है जी। खासकर नदरन बॉर्डर्स में हम देख रहे हैं, खासकर पंजाब बॉर्डर पर किस तरीके से ड्रोन्स का यूज़ करके ड्रग्स को जो है इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश की जा रही है। इवन जो है आप कह सकते हैं बॉम्ब्स को, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें जो हैं कह लीजिए आपको भारत में ड्रोन के थ्रू इंडिया में आ रही हैं। इंडियन आर्मी ने ऑर्डर प्लेस किया है विद इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी है सोलर इंडस्ट्रीज की, लॉइटर म्यूनिशंस के लिए। लॉइटर म्यूनिशंस क्या होता है ये थोड़ा सा समझेंगे आज। और ये कामिकाज ड्रोन बोस द कैपेबिलिटी ऑफ न्यूट्रलाइज द हॉस्टाइल थ्रेट्स विद GPS इनेबल्ड प्रिसीजन टारगेट्स। देखो लॉइटरिंग म्यूनिशंस, ये आप थोड़ा सा एक डायग्राम देखो, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर टारगेट को पहले फिक्स करता है, ठीक है, और फिर वहां पर जाकर हिट करता है, ठीक है, हिट करता है और वहां पर उस टारगेट को बर्बाद कर देता है। सो ये क्या है, इसको सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। लॉइटरिंग म्यूनिशन को सुसाइड ड्रोन, कामिकाज ड्रोन या एक्सप्लोडिंग ड्रोन भी कहा जाता है। ये एक एरियल वेपन है जिसमें बिल्ट इन वॉरहेड होता है, टिपिकली डिजाइन टू लॉइटर अराउंड द टारगेट, ठीक है। टारगेट के अराउंड जो है घूमता रहेगा, फिर उस टारगेट को कह लीजिए फिक्स करेगा, फिर उस पे जो है वो गिरेगा अंटिल अ टारगेट इज लोकेटेड, देन अटैक बाय क्रैशिंग इनटू इट, फिर उसके बीच में क्रैश करता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? लॉइटरिंग म्यूनिशन। सो इनेबल फास्टर रिएक्शन टाइम अगेंस्ट द हिडन टारगेट्स दैट इमर्ज्ड फॉर शॉर्टर पीरियड्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्लेसिंग हाई वैल्यू प्लेटफॉर्म्स। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका इजरायली नेवी रिसीव्स सेकंड ऑफ द न्यू US बिल्ट लैंडिंग क्राफ्ट। तो US जो है लगातार इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। सो इजरायली नेवी रिसीव्ड इट सेकंड न्यू लैंडिंग क्राफ्ट फ्रॉम अ शिपयार्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। द वेसल नेम्ड एज INS Komeyut arrived at Haifa naval base after a lengthy voyage to Israel. So Haifa naval base आपका इसराइल में है, बहुत इंपॉर्टेंट नेवल बेस है। सो इट इज़ अ नेवीज सेकंड लैंडिंग क्राफ्ट फॉलोइंग द INS नहशोन, ठीक है। तो INS कोमेम्यूत और नहशोन रिसीव्ड बाय द इजराइल फ्रॉम US। नेक्स्ट आपका इंडिया टू होस्ट फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति इन अगस्त। तो तरंग शक्ति भारत में होस्ट करने जा रहा है, भारत में होने जा रही है। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, 2 फेज में होगा, ठीक है। फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ अगस्त इन सदर्न इंडिया, ठीक है। द सेकंड फेज विल टेक प्लेस इन द वेस्टर्न सेक्टर फ्रॉम लेट अगस्त टू मिड सितंबर।
मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है एंड जिसमें 10 कंट्रीज जो हैं पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। नेक्स्ट आता है इंडियन आर्मी इंडक्ट्स इंडिजीनियस अस्मी सब मशीन गन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो ये अस्मी क्या है इसको समझ लेते हैं। अस्मी बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है अस्मिता का। ठीक है, अस्मिता इज एन इंडियन प्रोटोटाइप सब मशीन गन। ये डिज़ाइन और डेवलप की गई है 2020 में बाय द आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ DRDO। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ये बेसिकली अस्मिता का मतलब क्या होता है? प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट, हार्ड वर्क, मेनली प्राइड और सेल्फ रिस्पेक्ट, अस्मिता। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, भारत में ही इसको डेवलप किया गया है। एंड ऑर्डर फॉर 550 अस्मी सबमशीन गन्स डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इंडिजीनियसली बाय हैदराबाद बेस्ड लोकेश मशीन लिमिटेड। ठीक है जी, एंड फर्स्ट इंडक्शन ऑफ इंडिजीनियसली डिजाइन मैन्युफैक्चर्ड वेपन बाय द इंडियन आर्मी। चलिए, तो ये है इंपॉर्टेंट अस्मी मशीन गन, भारत में डेवलप किया गया है। लोकेश मशीन लिमिटेड बेस्ड इन हैदराबाद, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ अस्मी मशीन गन इन इंडिया। नेक्स्ट है आपका पर्सन इन न्यूज, पीटर पेलेग्रिनी स्वान इन एज द स्लोवाकियाज प्रेसिडेंट अमिड पॉलिटिकल टेंशंस। तो यहाँ पर पीटर जो हैं स्लोवाकिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब खासकर अभी रिसेंटली ये चर्चा बहुत ज़्यादा थी, इसमें जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, जिनका नाम है रॉबर्ट फीको, उन पर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, सक्सेसफुल नहीं था, असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ। उसके बाद जो है यहाँ पर नए राष्ट्रपति बने हैं इन द रन ऑफ इलेक्शन इन सॉलिडिफाइड फीकोज इन्फ्लुएंस मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर स्ट्रेटेजिक पोजीशंस इन द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है प्रधानमंत्री पर, देश के प्रधानमंत्री पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका ईडी फाइंड्स अ होम, आलिया भट्ट हार्ट वार्मिंग चिल्ड्रंस बुक। उन्होंने एक किताब लिखी है, बच्चों के लिए किताब है, इड फाइंड्स अ होम। ठीक है, तो किसके द्वारा है ये? आलिया भट्ट। ठीक है, बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं और रिलीज हर डेब्यू नॉवल टाइटल्ड एडवेंचर्स ऑफ इड अ मामा, इट फाइंड्स अ होम। शी शेयर्ड द फर्स्ट लुक ऑफ हर बुक ऑन द इंस्टाग्राम, और जो है ये सीरीज ऑफ बुक है, ठीक है, जो कि वो रिलीज करने जा रही हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में बात करें तो 8 साइंटिस्ट वर अवॉर्डेड विद 2024 कावली प्राइज। ठीक है, कावली प्राइज ये किस फील्ड में दिया जाता है? बहुत इंटरेस्टिंग, ये दिया जाता है एस्ट्रोफिजिक्स में, नैनो साइंस में, न्यूरो साइंस में। ठीक है, तो ये जो है इस पर्टिकुलर फील्ड का कई बार इसको नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। 8 साइंटिस्ट रिसेंटली रिसीव्ड दिस प्राइज फॉर एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूरो साइंस एंड नैनो साइंस। ऑल अवॉर्डीज जो हैं प्रोफेसर्स हैं प्रोमिनेंट अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में। इसका नाम जो रखा गया है नॉर्वेजियन अमेरिकन फिलंथ्रोपिस्ट फ्रेड कावली, और रिकग्नाइज करता है उनकी अचीवमेंट्स को। इसके अलावा ये एस्टेब्लिश किया गया था कावली फाउंडेशन के द्वारा 2000 में। द प्राइज इज अवॉर्डेड बाइनली, 2 साल में एक बार दिया जाता है, और इसमें $1 मिलियन का कैश प्राइज है। $1 मिलियन अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो रफली 8 करोड़ 30 लाख रुपए बनते हैं। ठीक है, अगर 83 रुपीज़ का मैं जो है $1 को मानता हूँ एक्सचेंज रेट में। along with the medal and scroll, similar to Nobel Prize, acknowledges a contribution without the restrictions being made in the preceding year। ठीक है जी, तो ये पहला प्राइज जो है 2008 में दिया गया था। नेक्स्ट आपका फिल्म मेकर विनोद गंतरा ऑनर्ड विद नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे हैं, जो कि गांधी की फिलॉसफी पर 27 साल जेल में रहे और उसके बाद जो है वहाँ की अपार्थिड रजीम के लिए के खिलाफ लड़ते हैं। So eminent children filmmaker Vinod Gandhara became the first Indian to receive South Africa's prestigious Nelson Mandela Lifetime Achievement Award. Outstanding contribution in the children's cinema. So 7th Nelson Mandela Children Film Festival जो है यहाँ पर प्रेजेंट किया गया। अगर इनके बारे में बात करें तो रिनोन फिल्म मेकर रहे हैं, गुजरात बेस्ड इन मुंबई। 400 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज इन्होंने एडिट की हैं, डायरेक्ट की हैं। ठीक है, प्रोड्यूस 25 मल्टीलिंगुअल टेलीविजन प्रोग्राम्स। इनका पहला प्रोग्राम था बैंगन राजा। ठीक है जी, और इसके अलावा गुजराती फिल्म, ठीक है, 36 नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स इनको मिल रखे हैं। एंड इसके अलावा लिव उलमन
पीस प्राइज भी इनको मिला है। 100 से ज़्यादा जूरी मेंबर्स रहे हैं 100 नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में वर्ल्ड वाइड। ठीक है जी। अगर नेल्सन मंडेला की बात करें तो 1918 में उनका जन्म हुआ था। एंटी अपार्थाइड एक्टिविज्म, 27 साल जेल में रहते हैं और फाइनली जाकर साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बनते हैं और इनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया जाता है। ठीक है जी। चलिए, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट जो है वो बनते हैं। 1993 में इनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया जाता है। स्पोर्ट्स न्यूज़ की बात करें तो ली जी जिया ट्रायम्फ्स एट BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 इन्होंने जीत लिया है। आउटलास्टेड जापान्स कोडाई नारोका मेन सिंगल फाइनल टू विन द ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो मलेशिया के लीजिए इनको अवार्ड मिल गया है। ठीक है जी। 6th करियर विन इन द BWF वर्ल्ड टूर फॉलोइंग ए स्ट्रेम्प एट द थाईलैंड ओपन लास्ट मंथ। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड चैंपियन नीरज चोपड़ा विंस गोल्ड इन जेवलिन थ्रो एट वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर इन फिनलैंड। तो यहाँ पर इन्होंने दोबारा से गोल्ड जीत लिया है, गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं। इस बार जो इनका थ्रो था वो उनका बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं था। ठीक है। लगभग इन्होंने 85.97 मीटर्स थ्रो किया है। जो इनका बेस्ट है वो 88 मीटर्स है, 88 पॉइंट समथिंग मीटर्स है एंड 90 मीटर का इन्होंने अपने लिए टारगेट सेट किया हुआ है। एंड सो चोपड़ा स्टार्टेड विद द थ्रो विद 83.62 मीटर्स एंड सो ओलंपिक चैंपियन टोक्यो 2020, फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स। इसके अलावा गोल्ड मेडल उनको 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में, 2018 एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल और 2016 अंडर 20 चैंपियनशिप में भी इनको गोल्ड मेडल मिला है। ये इनकी कुछ अचीवमेंट्स रही हैं। ट्रेंट बोल्ट अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो न्यूजीलैंड के बहुत फेमस प्लेयर हैं, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर रिटायरमेंट। फाइनल ग्रुप सी मैच अगेंस्ट पापुआ न्यू गिनी एट 2020 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है जी। तो इन्होंने टेस्ट मैच वनडे 2020 खेले हैं। ठीक है जी। और न्यूजीलैंड के बहुत फेमस फास्ट बॉलर हैं। साइंस एंड टेक की बात करें तो चाइनीज साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू पैटर्न ऑफ सोलर रेडिएशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नया एक पैटर्न रिकग्नाइज किया है। तो यहाँ पर एक है चेज। ठीक है, चेज क्या है, चलो अब देखते हैं चेज क्या है। तो चाइनीज साइंटिस्ट यूजिंग द चेज टेलीस्कोप हैव आइडेंटिफाइड अ न्यू रोटेशनल पैटर्न इन द सन्स एटमॉस्फेयर। इससे बेसिकली क्या हुआ है, पहला एक्यूरेट 3D प्रिडिक्शन है, डिपिक्शन है फिनोमिना पब्लिश्ड इन द नेचर एस्ट्रोनॉमी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सन्स मैग्नेटिक एक्टिविटी। सन के मैग्नेटिक एक्टिविटी कैसा है, तो इससे होगा क्या, इससे हमें बेसिकली सन के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, उसके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, उसके अलावा सन का एटमॉस्फेयर के रोटेशनल पैटर्न, इससे हम बाकी स्टार्स, बाकी गैलेक्सीज के बारे में भी बेहतर जानकारी जुटा पाएंगे। प्रोजेक्ट डिजाइन टू फर्दर एक्सप्लोर सोलर डायनेमिक्स एंड फिनोमिना। तो ये आप देख सकते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है चेज का, तो चाइनीज H अल्फा सोलर एक्सप्लोरर। ठीक है, H अल्फा सोलर एक्सप्लोरर, तो शॉर्ट फॉर्म क्या है चेज। सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर में हो सकता है, दिमाग में ना आए चेज कि क्या है, चेज क्या है, चाइनीज। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। विच इज ऑल्सो कॉल्ड काउफू 1 सैटेलाइट ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट है। चाइना स्टार्टेड टू लुक एट द सोलर फ्लेयर्स। और क्या चल रहा है सन में, सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं, एनर्जी जो एमिट करता है सोलर फ्लेयर्स की फॉर्म में सन, उसको स्टडी करेगा। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट। क्रोमोस्फियर को, ठीक है, टू कीप एन आई ऑन द सोलर क्रोमोस्फियर। क्रोमोस्फियर है, ठीक है, कोरोना है एक लेयर। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखिएगा। नेक्स्ट आपका ध्रुव स्पेस थाईबोल्ट सैटेलाइट्स कंप्लीट 15,000 ऑर्बिट्स। तो ध्रुव स्पेस जो थाईबोल्ट सैटेलाइट है 15,000 ऑर्बिट्स कंप्लीट किए हैं। हैदराबाद बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स मेड-इन मिशन विद द थाईबोल्ट 1 एंड थाईबोल्ट 2 सैटेलाइट्स। ये सैटेलाइट्स जो हैं सिक्योरली डीऑर्बिटेड आफ्टर कंप्लीटिंग 15,000 ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। ठीक है, वो लॉन्च्ड अबाउट द इसरोस PSLV C54 नवंबर 2022 में ये भेजा गया था। PSLV C54 में अचीवमेंट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर ध्रुव स्पेस, जो कि हैदराबाद बेस्ड एक स्टार्टअप है। इंपॉर्टेंट इसमें 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। भारत सरकार स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स को, कंपनीज को बढ़ावा दे रही है। एक हमने इन स्पेस करके कह लीजिए एक इसरो का एक आर्म बनाया है,
जो कि इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को फैसिलिटेट करता है। ठीक है जी। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, ठीक है जी, लास्ट सेक्शन ऑफ आवर करंट अफेयर्स बट नॉट द लीस्ट। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2024, 17 जून, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट। डेजर्टिफिकेशन को कैसे रोकना है, जिस तरीके से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है। डेजर्टिफिकेशन का मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ रेगिस्तान की बात हो रही है। जब भी लैंड की प्रोडक्टिविटी कम होती है उसको डेजर्टिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, सेव द डेट 17 जून, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे 2024। सो वर्ल्ड डे टू combat desertification and drought is celebrated on June 17th. This day aims to raise awareness about land degradation and its devastating effects on environment and communities globally. ठीक है, तो लोगों को जागरूक करना। इस बार का थीम क्या है? यूनाइटेड फॉर लैंड, आर लेगेसी, आर फ्यूचर। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट 2024, 19 जून। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जहां सूखा पड़ रहा है तो वहां पर क्या होगा कि लोग जो है वहां से जाएंगे। ठीक है, जनरली ये देखा भी गया है, ह्यूमन हिस्ट्री में देखा गया, जब भी किसी जगह पर सूखा पड़ता है, डेजर्टिफिकेशन होती है, तो वहां से लोग पलायन करते हैं। ठीक है, जब वहां से लोग पलायन कर रहे हैं तो वहां पर क्या होता है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स एक्टिव होंगे और वहां पर सेक्सुअल वायलेंस बढ़ेगा। ठीक है, सो इंटरनेशनल डे, तो ये सीक्वेंस में आप याद रख सकते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन जून 19। दिस डे एम टू रेज अवेयरनेस अबाउट द सीरियस इशू ऑफ सेक्सुअल वायलेंस ड्यूरिंग वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स वर्ल्ड वाइड। जो इस बार का थीम है, अटैक अगेंस्ट हेल्थ केयर इन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज, इम्पैक्ट फॉर सर्वाइवर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस। तो ये जो है इस बार का थीम रखा गया है। ठीक है, तो मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड एरियाज में खासकर ये बात की गई है, इम्पैक्ट ऑफ सर्वाइवर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस। अब जो सर्वाइवर्स हैं वो कहीं दूसरी जगह जाके जो है सेटल होंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? रिफ्यूजी कहलाएंगे। तो पहले डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, फिर आपका जो है एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट एरियाज। ठीक है, तो ये हो गया, और उसके बाद आपका आ गया वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून। ठीक है, सो ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 20 जून, यूनाइटेड नेशंस इनिशिएटिव टू ऑनर एंड सपोर्ट रिफ्यूजीज वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो यहाँ पर इस बार का थीम क्या है? फॉर अ वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज आर वेलकम्ड। ठीक है, तो जो कह लीजिए वहाँ से लोग आए, डेजर्टिफिकेशन हुई, सूखा पड़ा, सेक्सुअल वायलेंस हुआ वहाँ पर, तो लोगों को जो है उनको एक्सेप्ट किया गया, उनको वेलकम किया गया जो रिफ्यूजीज थे। सो लोगों में जागरूकता पैदा करनी, चैलेंजेस फेस्ड बाय द रिफ्यूजीज, और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून। अब क्योंकि वो बहुत परेशान हैं, सेटल हो गए हैं, तो योगा क्या करता है? योगा सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, इट्स ऑल्सो योर फॉर मेंटल पीस। तो उनकी मेंटल पीस के लिए कह लीजिए योग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको योग के लिए मोटिवेट किया गया। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज सेलिब्रेटेड विद थीम योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक है, अपने लिए और सोसाइटी के लिए। इस बार की जो सेलिब्रेशन में प्रधानमंत्री जी ने पार्टिसिपेट किया जम्मू कश्मीर में। कॉमन योगा प्रोटोकॉल रिलीज किया गया। ब्रेल स्क्रिप्ट होती है, जो दिव्यांगजन हैं, जो कह लीजिए डिफरेंटली एबल्ड हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए ये स्क्रिप्ट होती है आपकी, टू सपोर्ट द विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स इन लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग योगा। तो ताकि वो भी योगा को सीख सकें और समझ सकें। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी। ठीक है जी, इसरो ने भी एक जो है रिलीज किया, इनिशिएट किया, योगा फॉर स्पेस, अ यूनिक प्रोग्राम टू कमेमोरेट द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 21 जून। तो उसी दिन देखिए, योग में जो है इसके साथ साथ और चीज़ क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी। ठीक है, तो आप जो है अपनी बॉडी को अगर आपको बहुत अच्छा रखना है तो आपको पानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट जो कंपोनेंट है वो पानी है, और पानी हमें रेगुलर मात्रा में लेना है। तो उससे आप याद रख सकते हैं वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। So every 21st June, World Hydrography observed worldwide, organized by International Hydrographic Organization to highlight the significance of hydrography. Theme क्या है? Hydrographic information, enhancing safety, efficiency and sustainability in marine activities. तो पानी क्या है, उसकी efficiency क्या है, उसके बारे में लोगों में awareness generate करना, safety, efficiency and sustainability across maritime activities.
तो ये है आज का सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द सेशन. This I can say is one of the most comprehensive yet precise करंट अफेयर्स, क्योंकि मोटिव ये है कि जो एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज़ हैं वो सारी की सारी हम यहाँ पर कवर कर लें. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम. अगले सेशन में मिलते हैं, ठीक है, जो करंट अफेयर्स का रहेगा. तो जून के 3 वीक्स के करंट अफेयर्स हम कवर कर चुके हैं, लास्ट वीक का बचा हुआ है. प्लीज वॉच द प्रीवियस वीकली करंट अफेयर सेशन, एंड इफ यू आर लाइकिंग द सेशन प्लीज डू शेयर, बिकॉज if you'll share the sessions that will reach to the far flung areas of this country, and जब ये चैनल ग्रो करता है तो हमारी मोटिवेशन बढ़ती है टू क्रिएट मोर सच कंटेंट. थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम.